हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो देखिए, हम लोग कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि हो गया था ओवर। उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि ये भी हमारा स्टीरियोमर का ही पार्ट है। तो मैंने बताया था कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करा के रखे थे। तो चाहिए आप क्वेश्चंस को देखिए और वैसे ही कुछ और क्वेश्चन आप ट्राई करिए, शायद आपसे बन जाए। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं। लेट्स स्टार्ट हियर अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, कैसे होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो, डेफिनेशन की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अरे, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? सुन के सरप्राइज्ड? जो नए होंगे, जो पढ़े हुए हैं, उनके लिए नया है। एक्चुअली होता क्या है कि आप अपने सराउंडिंग में जो भी लाइट देख रहे हो वो एक ऑर्डिनरी लाइट है। चाहे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, चाहे सन ले लो, चाहे आपके घर में लगा हुआ बल्ब ले लो, ट्यूब लाइट ले लो, ये सब क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है। और ये इनके जो होते हैं, जो रेज होते हैं, अपने पोजीशन पे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे देखो, पहले ये मैंने बल्ब लिया, देख रहे हो आप, दिस इज अ बल्ब, ठीक है। अब आप जानते हो जो बल्ब है ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अपने रेडिएशन को क्या करता है, एमिट करता है। या ये कह सकते हो कि इसके जो रेडिएशन होते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रेडिएट होता है। इसी को तो हम रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। अगर मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करूं तो जो इनकी ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, जैसे अगर देखा जाए इसका एक पॉइंट लूँ तो ये अपने ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या होता है, इस तरीके से प्रोपेगेट करता है। ऐसे दिखा सकते हो आप, इस तरीके से देख रहे हैं ना आप, से ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है अपने ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। तो यहाँ से सोर्स है, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो अपने पॉइंट से क्या कर रहा है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो मतलब ये जो लाइट होता है ये इसकी कोई यूनि डायरेक्शन नहीं है, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऐसे लाइट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। और अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को हम यहाँ पे एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, देख सकते हो, जिसे हम बोलेंगे प्रिज्म। तो इस प्रिज्म से, कौन सा प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म, तो निकोल प्रिज्म बोल सकते हो। और एक इससे मेडअप होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, इसे कैल्साइड भी बोल सकते हो आप। अब जब हम इसी ऑर्डिनरी लाइट को पास कराते हैं इससे, तो इस निकोल प्रिज्म की टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है, कह लो कि इस ऑल जो ऑर्डिनरी लाइट है जो भी पास करा रहे हो, इसकी प्रोपेगेशन जो हो रही है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, हर एक को कैंसिल करके सिर्फ एक डायरेक्शन में छोड़ता है। मतलब कि यहाँ पे इनकी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसमें वन डायरेक्शन में ऐसे। अब ये जो लाइट है इसी को हम बोलते हैं PPL, या आप क्या बोलोगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट यू से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चूंकि यहाँ पे इसने किया क्या कि जितने भी इसकी वाइब्रेटिंग डायरेक्शन थी हर एक को कैंसिल हो कर दिया, किसने, निकोल प्रिज्म ने, और उसको ओनली वन डायरेक्शन में छोड़ दिया। अब ये जो PPL है, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, इसकी एबिलिटी याद रखना, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो इसके सामने रखने पर, तो जब इसकी जो रोटेशन है या तो क्लॉकवाइज हो जाए या तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, अगर ऐसा कंपाउंड शो करता है तो वही हमारा क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। फिर से सुनो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या, द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स विच रोटेट इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट या टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर से सुनो, एबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
व्हाट आई टोल्ड यू, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी ऐसे सब्सटेंस की एबिलिटी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा दे, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है कि लाइट विच है यूनिडायरेक्शन, आइदर दैट कैन रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देख सकते हो ये पीपीएल है। अब ये जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पोलरीमीटर होता है। पोलरीमीटर क्या है, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं पोलरीमीटर, ये पोलरीमीटर है हमारे पास। मान लो ये पोलरीमीटर कैसा भी होता है, वो डिवाइस है एक तरीके का, आप कैसा भी पोलरीमीटर ले लो। और आपको करना क्या है कि कोई भी अगर सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप लेते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये मान लो ये जो पोलरीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो सपोज कर लो कितना है, 1 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला हूँ। और इसमें जो हमें ऑर्गेनिक, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो हम इसमें डालेंगे। लेकिन कितना डालेंगे, तो यहाँ पे हम डालेंगे इसको 1 ग्राम पर ml। याद रखना लेंथ जो है इस पोलरीमीटर का इतना है, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना है, 1 ग्राम पर ml। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगे, यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिविटी को जानना है तो आपको पोलरीमीटर यूज करना होगा, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लोगे तो यहाँ पे किसी की भी ऑप्टिकल एक्टिविटी आप ढंग से पता नहीं कर पाओगे। तो मान लो हमारा क्या है, पोलरीमीटर। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस इज आवर पोलरीमीटर। पोलरीमीटर और जैसे हमने इसमें डाला, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें हमने क्या कराया, पास कराया। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के हेल्प से हम देख पाएंगे यहाँ पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एटम्स उसकी क्या अरेंजमेंट है सेंट्रल एटम से, क्योंकि जिस टाइप से उसमें अरेंज होगा उसी टाइप से प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे सपोज कर लो कि ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, दिस वन, ठीक है। ये अपने अगर एक्सियल पॉइंट से इस डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। तो देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो आप ऐसे दिखा दो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए तो इसे हम बोलेंगे लीवो। क्या बोलेंगे, लीवो। और इसे स्मॉल वर्ड में या स्मॉल लेटर में एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये माइनस होता है। अगर यही सपोज करो आपका यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और इसे की जो रोटेशन है ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऐसे, तो ये आप दिखा सकते हो कि आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एक्सिस से अगर यहाँ पे देख रहे हो एक क्लॉकवाइज वे में जा रहा है, तो इसे हम क्लॉकवाइज बोलेंगे, और ऐसे को हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो। और ये क्या होता है यहाँ पे डी, स्मॉल डी, और ये होता है प्लस में, इसमें होता है प्लस में। तो रिमेंबर द थिंग्स कि हमें पोलरीमीटर लेना है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इनकी क्या लेनी है, वैल्यूज लेने हैं, और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डालना है। कितना, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। लेंथ इसका कितना है, 1 cm। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे ही आप पास करेंगे तो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने एक्सियल पॉइंट से क्या करता है, रोटेट करता है। दैट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विच यू हैव टेकन इन द पोलरीमीटर। याद रखना है आपको। तो इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है तो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव भी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो भी ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर मान लो यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। मतलब आप समझ लो कि यहाँ ऑप्टिकल एक्टिव अगर एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन कर रहे हो, तो इसमें 3 टाइप्स के प्रोडक्ट, यानी 3 टाइप्स के आप कह सकते हो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या 3 यहाँ पे प्रॉपर्टीज जनरेट हो सकते हैं। ऐसे पहला, या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज एंगल में जाएगा, या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज एंगल में जाएगा, या तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है, एनी डाउट? चल आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी आपको करना क्या है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से ढंग से
याद कर लेना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा पे हम फाइंड करते हैं कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी हमारे पास थ्योरेटिकल टर्म्स होने चाहिए जो कि इस कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए हो। अभी देखो वो क्या है, उसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज कर लो आपके पास यहाँ पे कोई कंपाउंड्स है, कोई कंपाउंड्स है, क्या कोई कंपाउंड मतलब मैंने यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ मान लो OH ले लिया, तो क्या ये जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है? नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्टिकल एक्टिव बिल्कुल नहीं है। इवन अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल को पोलरीमीटर में डालते भी हो, प्लेन पोलराइज लाइट पास भी कराते हो, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन? क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं। तो कैसे हमें पता चलेगा? देखो वो तो एक्सपेरिमेंट करने की अलग बात हो गई, आपको तो एक्सपेरिमेंट करने जाना नहीं है, आपको लैब में जाना नहीं है। तो थ्योरेटिकली कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखो थ्योरेटिकली अगर मैं बताऊं तो कुछ मॉलिक्यूल के आप 100% प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल के आप मान के चलो 60 to 40% का ऐसा होता है। लेकिन उसे के लिए अगर आप सारे कंडीशन जान गए हो तो सारे कंडीशन के बेस पे वहाँ पे आप उसका भी 100% प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। चलो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं। मैंने क्या बताया, ऐसे मॉलिक्यूल नहीं शो करते। क्यों नहीं करते? इसके पीछे भी रीजन है। व्हाट इज द रीजन? लेट्स सी। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर अगर किसी भी मॉलिक्यूल की थ्योरेटिकली अगर मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी जानना है तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको आना चाहिए। पहला कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिक। देखो एसिमेट्रिक लिखो, अनसिमेट्रिक लिखो, एक ही चीज है। एसिमेट्रिक होना चाहिए, भाई स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एसिमेट्रिक हो या तो बेटर है आप उसको क्या लिखो? डाइसिमेट्रिक। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये डाइसिमेट्रिक क्या है, क्योंकि शायद आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पे एसिमेट्रिक या डाइसिमेट्रिक क्यों लिखा ये पूरा भी क्लियर कर दूंगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट आप अच्छे से समझना, क्योंकि आपको जानना चाहिए सब। दूसरा क्या होना चाहिए? अगर एसिमेट्रिक या डाइसिमेट्रिक है तो तीसरा यहाँ पे मतलब दूसरा यहाँ पे होना चाहिए कायरल। एक कायरल क्या है ये भी हमें देखना है। तीसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनेंशियोमर, इनेंशियोमर ये होना चाहिए, ठीक है, इनेंशियोमर। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। चलो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। पहला एसिमेट्रिक होना चाहिए या डाइसिमेट्रिक होना चाहिए, इसके बारे में पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं एसिमेट्रिक या डाइसिमेट्रिक की बात करें, देखो सबसे पहले तो जान लो, आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लो, क्योंकि देखो मैं साथ में सबको फिनिश करता जाऊंगा जिससे आपको डाउट बिल्कुल ना रहे। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जो फॉलोइंग सिमेट्री शो करते हो उसे बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, और जो नहीं शो करते ओब्वियसली वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो देखो जो भी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री शो करेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव हो ही नहीं सकता। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, चाहे आप वहाँ पे हमारे पास ले लो कॉस ले लो, चाहे पॉस ले लो, और चाहे ऑस ले लो, ठीक है। ऑस देखो, कॉस का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर कोई मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री रख रहा है, ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल हो अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल एक्टिव हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान से समझना, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर इनमें से कोई भी एक या तो कॉस या तो पॉस यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है या शो करता है तो ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं। तो कहना क्या चाहते हैं सर? कहना ये चाहता हूं कि जब ये दोनों एब्सेंट हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? डाइसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? सिर्फ याद रखना, इन दोनों के एब्सेंस को ही हम बोलते हैं डाइसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? डाइसिमेट्रिक। और ये जो होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल हो, ध्यान से समझना, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल हो जो क्या शो करे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, वो ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है। इसी वजह से जब हम वहाँ पे अनसिमेट्रिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अनसिमेट्रिक की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैंने लिखा है ना, देखिए अच्छे से, अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक की बात करते हैं तो ये शो करता है कि वहाँ पे ना ही हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना ही हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, और ना ही वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। मतलब किसी भी सिमेट्री को ये अलाउ नहीं करता। इसी वजह से यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एसिमेट्रिक। लेकिन मैंने क्या बताया कि कोई कोई मॉलिक्यूल होता है जो एसिमेट्रिक अगर है। अब एसिमेट्रिक इन द सेंस अगर बात करें कि जैसे मैंने बताया कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना रखता हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना रखता हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना रखता हो तो ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर इनमें से कोई भी रखेगा तो होगा? बिल्कुल नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें से सिर्फ एक आ जाए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाए तो वहाँ पे असिमेट्रिक ना होके क्या हो जाएगा? डाइसिमेट्रिक। बस दो नहीं होना चाहिए। क्या? क्योंकि डाइसिमेट्रिक का मतलब होता है कि वहाँ पे प्लेन यानी इसमें सिर्फ पॉस और कॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपका न तो कॉस हो, न तो पॉस हो और न तो ऑस हो। इनमें तीनों नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखना, ऑस के होने से या ना होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका भी एग्जांपल आपको दूंगा। सिर्फ फर्क किसकी वजह से पड़ेगा? कॉस और पॉस। इसीलिए कंडीशन क्या होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? एसिमेट्रिक की जगह पे या अनसिमेट्रिक की जगह पे हमें क्या लिखना होगा? डाइसिमेट्रिक। मॉलिक्यूल शुड बी डाइसिमेट्रिक एंड देन दूसरा क्या है? मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। अब कायरल की बात करते हैं। कायरल का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है हैंडेडनेस या हैंडेडनेस बोल सकते हो। हैंडेडनेस मतलब कि कायरल ऐसे कंपाउंड है जिसका अगर आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करो तो वो डिवाइड इक्वली ना हो, अनइक्वल हो। हैंडेडनेस जैसे अब अगर आपकी बात किया जाए, ले लो थंब, ले लो ये फिंगर, ले लो, देखो ये बड़ा वाला फिंगर, ये थंब है, ये छोटा वाला फिंगर, ये बड़ा वाला फिंगर, फिर ये छोटा वाला, फिर एकदम छोटा वाला। मान लो अरे थोड़ा सा गलत बन गया, चलो हैंड का नाम ना लेके मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यहाँ पे आपके पास P है। क्या है? P, ठीक है। अब P को आप यहाँ पे डिवाइड अगर कहीं से भी करोगे, क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो चाहे आप यहाँ से सोचोगे इक्वल तो है नहीं भाई, यहाँ पे देखो इसका जो बल्ग फॉर्म है ऊपर है, यहाँ पे सिर्फ लाइन है। चाहे आप ऐसे भी डिवाइड करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी वे में डिवाइड करोगे तो है ही नहीं। तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिक। या जो मैंने बताया हैंडेडनेस का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। हैंडेडनेस के लिए हाथ आपको लेना ही पड़ेगा। अगर हाथ ले लूँ, चलो दिखाता हूँ भाई, ये मेरा बड़ा वाला फिंगर हो गया, ये छोटा वाला, ये और छोटा वाला, और ये थोड़ा सा बड़ा वाला, ये थंब हो गया और ये हाथ हो गया मान लो। चलो समझो, फीलिंग समझो। देखो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, क्या इक्वल पार्ट में है? नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं इक्वली डिवाइड करता हूँ तो हमारा ये जो है थंब इधर है और जो लास्ट फिंगर है इधर है, और इनमें जो साइज है, इनके साइज की क्या वेरिएशन है, हर कोई फिंगर सेम नहीं है। तो अगर बीच से इसको डिवाइड करते हो ऐसे, तो क्या दोनों साइड में इक्वल है? नहीं। तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकली डिवाइड ना हो, वो क्या हो? अनसिमेट्रिक हो।
तो ऐसे की हम बोलते हैं कायरल। क्या बोलते हैं? कायरल। याद रखना है, उसे बोलते हैं कायरल। तो कायरल होने के लिए याद रखना आपको क्या लिखना होगा कि सेंटर एटम शुड बी अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स एंड ग्रुप्स, या शुड बी अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप बोलो, क्योंकि या तो एटम हो या तो ग्रुप हो, उसी के रिस्पेक्ट में हम वहाँ पे कायरलिटी को देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इसको इरेज कर दूँ। चलो एक बात और दिखा दूँ, जैसे अगर यहाँ पर आई ले लो, तो आई का अगर हम लोग इमेज ले, ये देखो, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। तो एक आई दूसरे आई के ऊपर क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है। यहाँ सिमेट्रिकली है, इसको भी देखोगे अगर ये डिवाइड करोगे तो सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा। ये सिमेट्रिक, कोई चीज़ सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाए तो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। और इसे भी हम प्रूव करते हैं इनेंशियोमर। इनेंशियोमर का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड्स विच हैव मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड इफ दे आर superimposed together, so they won't show optical activity. If they don't superimpose on each other या to each other, तो they do show optical activity। फिर से सुन लो, एनेंशियोमर का मतलब होता है कि अगर आपके पास कंपाउंड्स है और वो कंपाउंड्स एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहे हैं और एक क्लॉकवाइज में जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो ऐसे ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर बोलते हैं। लेकिन यही अगर कंपाउंड्स एक दूसरे का मिरर इमेज बनाए और एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाए, जैसे यहाँ पे मिरर इमेज तो बना रहा है, अगर इसके ऊपर हम प्लेस कर दें, मतलब ऐसे कंसिडर कर लो कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे रख दें, तो इसे उठा के इस पर रखो ऐसे, तो क्या होगा? एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जा रहा है, कवर कर जा रहा है कंप्लीटली। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इनेंशियोमर नहीं कहते। इट्स नॉट अ इनेंशियोमर, क्योंकि एक दूसरे को कवर कर जा रहा है। ठीक है, याद रखना। तो इनेंशियोमर का मतलब कंपाउंड्स विच हैव मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट हैविंग अपोजिट रोटेशन एंड दे डू नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर। वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते, तो याद रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी पी का एग्जाम्पल लिया था, या ए देखो, ये पी लेता हूँ, फिर से मैंने यहाँ पे पी का एग्जाम्पल लिया। चलो इसका भी मैंने क्या किया? मिरर इमेज बना लिया। ठीक है, लो मिरर इमेज बना लिया इस तरीके से। ध्यान से बच्चों यहीं देखो, तो क्या यहाँ पे जो P है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगा? नहीं। इसको उठा के ऐसे रखोगे तो ये वाला जो पार्ट है इधर जाएगा, या इसको उठा के इस पे रखोगे तो ये वाला पार्ट इधर जा रहा है, एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहा है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर लेता है तो हमारा इनेंशियोमर है ही नहीं, तो वहाँ पे कंप्लीट कवर होना नहीं चाहिए। मैं एग्जांपल लूँगा, अभी टार्टरिक एसिड का एग्जांपल ले सकता हूँ, लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले सकता हूँ, इन सब में मैं लेके आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लो। तो ये क्या है? ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये हमारा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ये एक दूसरे का मिरर इमेज तो बना रहे हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं। सुपर इम्पोज का मतलब याद रखना, ऐसे अगर हैंड मैंने लिया एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर दिया है तो इसे सुपर इम्पोज बोलते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते। मतलब अगर कैसा मॉलिक्यूल है इस टाइप के, अगर उनमें सुपर इम्पोज हो रहा है यार, तो देखो क्या सुपर इम्पोज हो रहा है? क्या नहीं, ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखो थंब इसके ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है, मिड फिंगर उस पर, मिड फिंगर एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, बाकी के अदर जो फिंगर एक दूसरे को कंप्लीट कवर नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके का अगर आपके पास मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हैं, जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा एक कंडीशन जो आपको चाहिए चाहिए। कायरल क्या है मैंने आपको बताया। कायरल का मतलब हैंडेडनेस, मतलब मॉलिक्यूल की जो सिमेट्री है वो होनी नहीं चाहिए। अगर हम उसको कट करें 2 इक्वल पार्ट्स में तो अनसिमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए। इनेंशियोमर का मतलब कि मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज रखे और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब वही मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर अगर इम्पोज नहीं हो पा रहे हैं, इस तरीके से इम्पोज नहीं हो पा रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये अगर कोई मॉलिक्यूल कंडीशन को फुलफिल करता है तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव।
लेकिन याद रखो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कोई भी कंपाउंड अगर एक ही कायरल कार्बन रख रहा है तब 100% जो हमारे कंडीशंस है वो फुलफिल हो रहे हैं, तो 100% वो ऑप्टिकल एक्टिव है। फिर से सुनो, अगर कोई मॉलिक्यूल ओनली 1 कायरल कार्बन रख रहा है एंड having all the condition here, it means that would be 101% ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनमें मोर देन 1 कायरल कार्बन है, फिर से सुनो, ऐसे कंपाउंड जिनमें मोर देन 1 कायरल कार्बन है, तो ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते कि 100% वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। रीजन वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसल हो सकती है। इस वजह से जब एक कायरल कार्बन है तो ऐसे कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव शो करता है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है, देखो मान लो C डबल बॉन्ड OH है, हमने लिया, या इसको ऐसे लेते हैं ना, COH लिया, यहाँ पे OH लिया, यहाँ पे H लिया और यहाँ पे CH लिया, लैक्टिक एसिड। देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल है आपके पास। अब ऐसे मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिक इसलिए बोले या डाइसिमेट्रिक इसलिए बोले क्योंकि इसमें जो सेंटर एटम है आप देख सकते हो 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्ट है, COH है, H है, OH है और CH3। देखो क्या सारे सेम है? बिल्कुल नहीं, दे ऑल आर डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट है। देख रहे हो ना, ऐसे कार्बन को ही हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है और ऐसे कार्बन को हम कायरल, और कायरल कार्बन को आप हमेशा एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे? एस्ट्रिक्स से। ठीक है, एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक का मतलब इस तरीके से स्टार बना दो भाई, जिस किसी को आता उसे एस्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसे कार्बन को हम कायरल बोलते हैं। अब इसमें कितने कायरल कार्बन हैं? देखो कायरलिटी को भी आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो कायरल का मतलब अभी भी मैंने बताया कि कार्बन एटम या सेंट्रल एटम शुड बी अटैच्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप, तभी वो कायरल है। तो इसमें देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है और एक कार्बन सेंटर वाला है, तो ये क्या कार्बन कायरल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस कार्बन के साथ देख सकते हो 2 ऑक्सीजन है और एक OH है, यानी ऑक्सीजन है, यानी 2 ऑक्सीजन कह सकते हो, जैसे इस तरीके से देख रहे हो ना। तो इसका मतलब एक कायरल नहीं है। एक कंडीशन और होना चाहिए कि कायरल हम उसी कार्बन को या सेंटर एटम को बोलेंगे जो क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। अगर sp3 हाइब्रिडाइज है पहला कंडीशन, और दूसरा क्या होना चाहिए कि 4 डिफरेंट ग्रुप से होना चाहिए कनेक्ट, 4 डिफरेंट ग्रुप से होना चाहिए। sp3 है और 4 डिफरेंट ग्रुप से, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? कायरल। और ऐसे मॉलिक्यूल ही कायरलिटी अचीव करते हैं। लेकिन कायरलिटी कौन है? जैसे ये कार्बन है ना, एक कार्बन क्या है? ऊपर, लेफ्ट, राइट और नीचे देखोगे 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है और एक ही कायरल है। इसका मतलब ये 100% कायरलिटी शो कर रहा है और ऐसे ही कार्बन को हम कायरल बोलते हैं और ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जब हम इसको प्लेन पोलराइज लाइट के सामने रखेंगे तो जो PPL होगा उसकी जो बिहेवियर होगी या तो क्लॉकवाइज में जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इनके ग्रुप के अरेंजमेंट के बेस पर, तभी हम डिसाइड करते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो देखो अगर इस कंपाउंड का मैं यहाँ पर मिरर इमेज लूँ, दिखाता हूँ आपको, ये है, और यहाँ पे मैंने मिरर बना लिया। भाई मिरर बना लो आप, तो जिसको जब मिरर इमेज बनाओगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ध्यान से देखना। तो देखो एक दूसरे का क्या मिरर इमेज है। अब आप इस कंपाउंड को इस पे उठा के अगर ऐसे रखते हो ऐसे, तो होगा क्या कि ये OH इस पे चला जाएगा, ये जो OH है वो H पे आ जाएगा और H OH पे आ जाएगा, लेकिन COH COH पे जाएगा और CH3 CH3 पे जाएगा। क्या 100% सुपर इम्पोज किया है? नहीं। अगर 100% सुपर इम्पोज कर लेता तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता। यहाँ पे COH CH3 एक दूसरे को कवर कर जा रहे हैं, इसको उठा के रखो, लेकिन OH क्या है? H पे जा रहा है। ये H किस पे आ रहा है? OH पे आ रहा है, इसे उठा के रखो, ये इसी को उठा के इस पे रखो, तो OH H पे आ रहा है, H OH पे आ रहा है, COH COH पे जा रहा है, CH3 CH3। तो 100% एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे को ही हम क्या बोलते हैं?
नॉन सुपर इम्पोजिबल, और नॉन सुपर इम्पोजिबल फैक्टर होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। क्या है ये जो हमने सुपर इम्पोज की कहानी अभी पढ़ी, क्या सही है? एक्चुअली बच्चों होता क्या है, ऐसा नहीं है। हम करते क्या, इमेज बनाने के बाद हम याद रखना 180 डिग्री पे इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है ना, कितने 180 डिग्री पे रोटेट कराएंगे। 180 डिग्री पे रोटेट जब कराएंगे तो COH कहाँ जाएगा, यहाँ। CH3 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। OH कहाँ जाएगा, इधर। और H कहाँ जाएगा, इधर। यानी हर ग्रुप अपने एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब अगर उठा के रखोगे तो COH कहाँ पहुँचेगा, CH3 पर। CH3 कहाँ पहुँचेगा, COH पर। लेकिन H और OH एक दूसरे को क्या करेंगे, कवर कर जाएंगे। याद रखना, एक्चुअल में हम इस तरीके से इनकी सुपर इम्पोजिबल यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं या देखते हैं। कब, जब मिरर इमेज बने और उस मिरर इमेज में हम 180 पे एक के मॉलिक्यूल को क्या करें, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में रोटेट करा दें। तो ये COH नीचे, CH3 ऊपर, ऐसे इस तरीके से, और यहाँ और H यहाँ, समझ में आया? तो इस तरीके से जब जाएगा तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम फिर क्या करते हैं, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऊपर प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो COH नीचे आ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, CH3 के ऊपर। CH3 ऊपर चला जाएगा तो कहाँ जाएगा, COH के ऊपर। ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे, क्योंकि इधर आ जाएगा तो OH के ऊपर और H के ऊपर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो सुपर इम्पोज है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे भी देखोगे तो सेम क्राइटेरिया, बट इतना आप करते नहीं फिरोगे, क्योंकि अल्टीमेटली मीनिंग वही निकलता है। चाहे आप डायरेक्ट इसको उठा के इस पर रखो, 100% अगर कवर नहीं हो रहा है तो हमारा क्या है, वहाँ पे कायरल कार्बन है, इनेंशियोमर है, और क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। याद रखना है, अगर 100% कवर कर जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी भी टर्म्स को ये फॉलो नहीं करेगा। वो ना तो अनसिमेट्रिक होगा, नहीं आपका वहाँ कायरल होगा, और नहीं आपका इनेंशियोमर होगा। याद रखो, तो इसको अच्छे से ढंग से याद रखो आप। तो क्या यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, जितने भी सब्सटेंस है, सबके सब ऑप्टिकल एक्टिव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो यूनिवर्स है, जो मैटर है, ये सब याद रखना सिमेट्रिक को ज़्यादा फेवर करते हैं। और कोई भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, जैसा भी हमने डिस्कस किया। तो कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक ही मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, जो अगर देखा जाए तो यूनिवर्स में बहुत कम पाए जाते हैं। याद रखो, बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। तो आज अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कायरल और कैसे कायरलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो चलो कुछ मॉलिक्यूल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या है कायरल है। चलो, इसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे C5H10 या C5H12 ले लो, बेटर। और दूसरा मैंने मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पे CH3, C ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने ले लिया, देखो CH3 ले लिया, C ले लिया, ब्रैकेट में मैंने Cl ले लिया, ब्रैकेट में मैंने Br ले लिया, ब्रैकेट में मैंने I ले लिया, और पूछा क्या कायरल है। फिर इसके बाद मान लो तीसरा हमने ले लिया CH3, फिर इसके बाद मैंने ले लिया CH2 का होल थ्राइस, फिर इसके बाद C, ध्यान से समझना है, फिर उसके बाद CH3, और इसके बाद हमने ले लिया क्या, सपोज कर लो Cl एंड Br। सपोज क्या करना है, ये तो मॉलिक्यूल दे ही रहा हूँ, तो आपको इसको अच्छे से अरेंज करके इसमें कायरल ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कायरल। देखो मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे देखना है कि वो कायरल है या नहीं है। अगर आप कायरल फाइंड कर लिए तो ऑप्टिकल एक्टिव तो डिटरमाइन करना के लिए इजी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि भाई अब लैब में जाओ, उसको देखो कि लाइट पास कराओ, पोलरीमीटर में डालो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम हॉल में जाओगे, फटाफट आपको बस जितने भी कंडीशन मैंने बताया, बस दो चीज़ें देखना है, वो कॉस नहीं होना चाहिए और पॉस नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना। अगर ये दोनों है तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा, भले ही इन सारे कंडीशन को रखें। इन सारे कंडीशन का मतलब अनसिमेट्रिक, कायरल और इनेंशियोमर। अगर ये सब कंडीशन भले ही है तो वहाँ पे वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी किसमें कितने हैं। हमारे पास कायरल है, कार्बन का कितने कायरल है, देखो C5 है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ इस तरीके से। आपको डाउट नहीं होगा, बिल्कुल पहले स्ट्रेट चेन में लेके जाता हूँ, आपको लगेगा यस ये तो होना 5,
देखो, जब मैंने इसी को स्ट्रेट चेन में लिखा तो आपको देख के पता चलेगा इसमें से कोई भी कायरल कार्बन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कायरलिटी के लिए मैंने बताया था कि वहाँ पे मॉलिक्यूल शुड बी अनसिमेट्रिक। अगर इस कार्बन की मैं बात करूँ तो ये कार्बन जो है 3 सेम टाइप ऑफ यानी 3 सेम एटम से कनेक्ट है। अगर कोई सेंटर एटम 3 सेम एटम या 3 सेम ग्रुप से कनेक्ट होता है तो कायरल नहीं होता। दूसरा भी देखो, यहाँ 2 सेम एटम या ग्रुप से कनेक्ट है यानी दोनों हाइड्रोजन है, यानी कायरल तभी आप कहोगे जब सेंटर एटम 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से कनेक्ट हो। क्या ये है? बिल्कुल नहीं। यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम है। क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 हाइड्रोजन। यानी अगर 2 भी सिमिलर ग्रुप आ जाता है तो हमारा कायरल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल की इनमें से कोई भी कायरल नहीं है, रिमेंबर, अगर लेकिन इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, देखो यहाँ पे मैंने लिया CH3 ले लिया, यहाँ पे मैंने C2H5 ले लिया और यहाँ पे मैंने H ले लिया और यहाँ पे मैंने, क्योंकि कितने हो गए, अब देखो एक बात और ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे बनने के चांस है? CH3 ले लिया, चूँकि यहाँ पे 5 कार्बन है ना, तो भी यहाँ पे देखो 2 सिमिलर आ गया तो चांसेस कम है, तो इसमें बनने का चांस है ही नहीं। कहाँ से होगा? अगर आप यहाँ पे देखो CH3 लेते हो और ये CH3 लेते हो या C2H5 लेते हो, C3H7 तो बना ही नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के नंबर बढ़ जाएंगे, 6 होने चाहिए। तो ऐसे केस में फर्स्ट मॉलिक्यूल में आप देखोगे कोई कायरल है ही नहीं। अब रीजन, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कैसे भी आप करोगे, कैसे भी करोगे, देखो 2 2 4 यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए हम कैसे भी रीअरेंज करें तो इसमें 2 सेम एटम या ग्रुप आ ही जा रहे हैं, इसलिए हमारा कायरल है ही नहीं। तो कायरल कौन सा है? चलो दूसरा देखते हैं। मतलब इसमें कायरल कार्बन नहीं है, आप भी ट्राई कर सकते हो, यू कैन। अब देखो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में CH3 है, जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन, देखो मैंने बॉन्ड भी वहाँ दिखा दिया है, अगर नहीं दिखाता तो शायद आपको पता नहीं चलता। अब क्या है? Cl है, Br है, I है, लेकिन Cl Br I किस में? ब्रैकेट में, तो यहाँ पे Cl लिख दो, यहाँ पे Br रख दो और यहाँ पे I लिख दो। कितने कार्बन है? 2। क्या ये कार्बन कायरल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पे 3 सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन से कनेक्ट है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज नॉट कायरल। लेकिन ये जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन क्या है? कायरल है। मैंने बोला उसे एस्टेरिस्क से रिप्रेजेंट करो। कैसे कायरल है? क्योंकि अगर देखा जाए कार्बन यहाँ 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 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से क्या कनेक्ट है, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कायरल। और चूंकि इसमें एक ही कार्बन है तो ये अचीव कर रहा है कायरलिटी को, 100% ये ऑप्टिकल एक्टिव है। चलो अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे समझ में आया तो लिख लो इसको। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है? सपोज करो कि CH3 है, देखो CH2 हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम्स, तो CH2 हमने ले लिया और फिर यहाँ पे C और यहाँ पे देखो CH3 है और देखो यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है। जब भी ब्रैकेट में कनेक्ट हो या ब्रैकेट में कोई प्रेजेंट हो तो इसका मतलब इसके पहले वाले कार्बन के साथ वो बॉन्डेड है ऐसे। तो क्या है? कायरल है। क्या है? कार्बन कायरल है? नहीं, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। क्या है? कार्बन कायरल है? नहीं। क्या है? कार्बन कायरल है? नहीं। लेकिन ये कार्बन है कायरल। रीजन कि यहाँ पे आप देखोगे 1 पूरा का पूरा एक ग्रुप हो जाएगा, 2 3 और ए, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? कायरल। ऐसे कार्बन को बोलेंगे कायरल। तो ये 100% कायरलिटी को अचीव करेगा क्योंकि एक ही कायरल है और ये 100% ऑप्टिकल एक्टिव है, पहले वाले की तरह। होप यू अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं। ये और भी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कितने हैं, आगे भी एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे टार्टरिक एसिड ले लेता हूँ, बताओ क्या है? इनमें से कितने कायरल कार्बन है? कायरल देखो, अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी तो हम करेंगे, मॉलिक्यूल में देखेंगे कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, लेकिन उससे पहले जो पहला स्टेप से आपको आना चाहिए कि कायरल कौन है भाई। कंडीशन बताया था कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी जो सेंटर एटम है मॉलिक्यूल में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, सेंटर जो एटम है 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। अगर कनेक्ट है तब वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो देखते हैं पहला वाला जो कार्बन है, ऊपर से या नीचे से, क्योंकि देखोगे फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इधर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अप और डाउन, कहीं से भी।
अगर डाउन से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, वो अप से भी स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, नेक्स्ट कर लो। अब देखो इस कार्बन के ऑक्सीजन को मैं ओपन करता हूँ ऐसे, तो पहली बात तो एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो पहले से ही निकल गया क्योंकि तो कायरल है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कंडीशन क्या होनी चाहिए sp3, तो sp3 के बेस पे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तो है ही नहीं। दूसरा वाला sp3 है, तीसरा वाला भी sp3, लेकिन चौथा sp3 नहीं, क्योंकि चौथे का जो है पहले की तरह स्ट्रक्चर है, तो भी नहीं है sp3। फिर दूसरे कार्बन पे देखें तो एक कायरल है रीजन, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे OH, H और COH और एक पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, इसलिए ये भी क्या हुआ, कायरल हो गया। ठीक है, ये भी क्या हुआ, कायरल हुआ। तीसरा वाला भी कायरल है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 और एक पूरा का पूरा हो गया, तो ये भी क्या है, कायरल है। तो देखो इस तरीके से कायरल यहाँ पे भी है, मतलब इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, 2, 1 2। लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, अब कायरल है तो मैंने बताया ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन इस समय क्या है कि 2 कायरल कार्बन आ गया, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या ये 100% ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलो देखते हैं। जैसे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब, अगर आप इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हो, जैसे मैंने यहाँ से इसको हाफ कर दिया और फिर इसको उठा के ऊपर रख दिया, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को पूरे तरीके से सुपर इम्पोज कर जा रहे हैं। COH ग्रुप COH को कवर कर जाएगा, H को कवर कर जाएगा, OH को कवर कर जाएगा, तो पूरे तरीके से सुपर इम्पोज। इवन इनमें कायरलिटी, मतलब मैंने क्या बताया, कायरलिटी का मतलब क्या होता है, जो 100% क्या शो करे ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऐसे कार्बन कायरलिटी बोलते हैं। तो एक कायरल कार्बन तो है लेकिन 100% कायरल नहीं है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे इनैंसियोमर की अगर बात किया जाए है, रोटेशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं, रोटेशन भी मिलेगा, लेकिन 50% क्लॉकवाइज और 50% एंटी क्लॉकवाइज, जो आगे हम करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें देखने से अच्छा है कि इतना लॉन्ग जाने के बजाय आप क्या करो, वहाँ पे पॉज कॉस को देख लो। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। कैसे, आपने जब 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, तो अब एक दूसरे के ऊपर इसको क्या करो, रखो। जब रखोगे ऐसे, तो COH को, H को, OH को क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है। तो मतलब ये हमारा नॉन सुपर इम्पोज है ही नहीं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलो आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। बताना मेरे दोस्तों, मेरे यारों, परेशान मत होना, बोलिए क्या एक कार्बन या क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ कायरल है कि नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, कायरल है कि नहीं, कायरल 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 कायरल, बताओ। पहली बात तो इसमें कार्बन कितने, 2 ही है। ए भी कार्बन देखोगे तो एक ग्रुप ए, एक ग्रुप ए, एक ग्रुप ए और एक पूरा ए ग्रुप हो गया, तो ऑब्वियसली 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या है, कनेक्टेड है, तो कायरल हुआ। सेम केस यहाँ पे भी है, ए भी कितने ग्रुप से कनेक्ट है, 4 से, 1 2 3 एंड दिस इज होल, तो यहाँ पे भी 2 कायरल कार्बन है। तो देखो, ठीक, चलो आगे देखते हैं। बताना यार बे बच्चों, रुको। बताओ इसमें कायरल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे H है, तो अगर आप ध्यान से समझना, इक्वल 2 पार्ट्स, इधर से अगर जाते हो सेम मिलता है, इधर से भी आते हो तो सेम मिलता है, तो मतलब यहाँ पे 2 ऐसे ग्रुप है जो सेम है, तो मतलब ये कार्बन हमारा कायरल नहीं है, क्योंकि 2 सेम मिल रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 ग्रुप भी सेम हुआ, मैंने बताया 2 ग्रुप भी सेम हुआ, तो कायरल कैसे, आप इधर से इधर जाओ, चाहे यहाँ कहाँ तक जाओगे, चाहे यहाँ तक आओ, टिक 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 सेम, अगर इधर से जाते हो कहाँ तक, यहाँ तक, टिक 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 सेम, तो सेम है ना। तो ऐसे ग्रुप है जो सेम हो गए, तो मतलब हमारा कायरल नहीं है।
ये दोनों, बाकी के ग्रुप तो यहाँ पे कायरल है ही नहीं, यानी बाकी के ग्रुप इन द सेंस बाकी के जो कार्बन है कायरल है ही नहीं, क्योंकि एवरी कार्बन हैविंग द 2 हाइड्रोजन। देख सकते हो ना। तो देखने तो हमें इस कार्बन को था, क्योंकि इसमें एक CH3 आ गया था, तो यहाँ पे भी वो कायरल नहीं बन पा रहा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ग्रुप जो है वो सेम हो जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ रन करता हूँ तो सेम, यहाँ से यहाँ तक रन करता हूँ तो भी सेम, तो ये कायरल है ही नहीं। अगर इसी मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे ले, मान लो सेम लेता हूँ, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मान लो यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ अब बताओ कितने कायरल है। H है, क्या है कायरल है कार्बन? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे 2 सेम हाइड्रोजन है। क्या है कार्बन कायरल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कार्बन पे भी 2 सेम हाइड्रोजन। क्या है कायरल है? बिल्कुल नहीं, इस कार्बन पे भी 2 सेम हाइड्रोजन। ए है? बिल्कुल नहीं। मतलब आपने देखा कि यहाँ पे 4 ऐसे कार्बन हैं जो कायरल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 सिमिलर ग्रुप्स। व्हाट अबाउट दिस वन? अगर मैं इस कार्बन की अगर बात करूँ तो ये कायरल हो सकता है। कैसे? कि जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप हो गया, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ पे सेकेंड पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे सेकंड पर एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, और यहाँ से अगर देखा जाए सेकंड पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मतलब हाइड्रो नॉर्मल है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अलग अलग ग्रुप मिल रहा है। अगर इसको मैं ऐसे सिमेट्रिकली डिवाइड करूँ तो यहाँ एक अलग ग्रुप हो गया, यहाँ एक अलग ग्रुप हो गया, एक मिथाइल हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया। देखो फिर से इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया कि अगर आप इधर से इधर जाते हो तो ये पूरा ग्रुप आ जा रहा है, इधर से इधर आ रहे हो तो यहाँ पे क्या कोई मिथाइल है? नहीं। अगर यहाँ पे भी मिथाइल हो जाता तो हो सकता था कि यहाँ पर अनसिमेट्रिक होने के चांस कम होते, लेकिन नहीं, यहाँ अनसिमेट्रिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है देखोगे, अगर इसको इक्वली डिवाइड करता हूँ तो एक अलग ग्रुप हो गया, एक अलग ग्रुप हो गया, एक CH3 हो गया, एक H हो गया। सेम केस यहाँ पे भी है। अगर इसको सिमेट्रिकली मैं डिवाइड करता हूँ तो एक इधर ग्रुप हो गया, एक इधर ग्रुप हो गया, और एक हाइड्रोजन और एक CH3 है। मतलब ये दोनों कार्बन हमारे क्या है? कायरल है। ये दोनों कार्बन क्या है? कायरल। तो इस तरीके से हम कायरल कार्बन की क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो आपको कायरल कार्बन कैसे फाइंड करना है, आई होप कि समझ में आया होगा। और डेक्स्ट्रोलीवो क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा कि डेक्स्ट्रोलीवो है क्या। देखो डेक्स्ट्रोलीवो का मतलब ये होता है, सबसे पहले जान लो, भी बता देता हूँ आपको, कि अगर कोई मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज वे में प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है? रोटेट कराता है। किसको? मॉलिक्यूल रोटेट नहीं होगा, कुछ लोग तो मॉलिक्यूल को ही रोटेट करा देते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज वे में रोटेट कराता है, किसको? प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट कराता है, तो उसे हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं। अगर वही मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराता है तो उसे हम लेवो बोलते हैं। याद रखना, डेक्स्ट्रो मतलब D, लेवो मतलब L। याद रखना, डेक्स्ट्रो की जो स्पेलिंग है यही होता है, लेवो की स्पेलिंग ये है। और लेवो को हम माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रो को प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने कुछ और चीजें देखी होगी, कैपिटल D भी कभी कभी ऐसे लिखा होता है और कभी कभी कैपिटल L लिखा होता है। बहुत सारे केसेस में देखा होगा ये लिखा होता है, लेकिन आपको इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है पता नहीं होती। होता क्या है, जब आप अच्छे बुक्स में देखोगे इसको तो इसका मतलब ये जो कैपिटल D है, कैपिटल L है, ये रोटेशन को नहीं शो करता। कैपिटल D, कैपिटल L कन्फिग्रेशनल आइसोमर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, और इसमें जो है सबसे जो बॉटम वाला जो ग्रुप है कौन है? CH2OH है। अगर CH2OH की जो डायरेक्शन है राइट साइड में है, टिक राइट साइड में, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम हमेशा कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन से शो करते हैं। कैपिटल D याद रखना है आपको, कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन में आपका डेक्स्ट्रो लीवो दोनों रोटेशन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है। लेकिन अगर यहीं पर जो CH2OH की जो डायरेक्शन है राइट ना होके कहाँ हो जाए? लेफ्ट।
देखो ये राइट है तो डेक्स्ट्रो, मतलब डेक्स्ट्रो सॉरी कैपिटल डी। अगर यहाँ पे लेफ्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये लेफ्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट में लिख दिया तो क्या हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा एल, कैपिटल एल, क्या हो जाएगा कैपिटल एल। अब सोचोगे लेफ्ट में कैसे होगा, तो चलो इसी का मिरर इमेज देख लेते हैं। ऐसे टिक CHO, यहाँ पे भी तो देखने को मिल सकता है OH H, और यहाँ पे देखो मिल सकता है ना। अगर आप ऐसे लिख दोगे ऐसे तो ए जो होगा डी ही फॉर्म में आएगा, डी ही फॉर्म में। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दो तो क्या डी फॉर्म में आएगा, नहीं, एक कैपिटल एल हो जाएगा। सोचो कि सर तो रोटेशन होगा, रोटेशन हम देखते हैं इन पूरे ग्रुप के बेस पर, लेकिन लास्ट वाले ग्रुप के जो ओरिएंटेशन है उसके बेस पे हम देखते हैं कि कैपिटल डी कौन है, कैपिटल एल। नोट कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है जैसे CHO है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, यहाँ CH2OH है, ऐसे ग्रुप का जो बॉटम वाला पार्ट है अगर राइट में है तो कैपिटल डी, और अगर लेफ्ट में है तो कैपिटल एल। याद रखना है बस, कैपिटल डी और कैपिटल एल। लेकिन स्मॉल डी स्मॉल एल ये रोटेशन बेस्ड होता है। इसको हम चाहे तो 3D डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम डैश एंड वेज कहते हैं। तो डैश और वेज करने की आपको उतना ज़रूरत नहीं, एग्जाम में कैसे बनाते चलोगे फिर चेक करने के लिए नहीं। आपको वेज एंड डैश, जैसे इसी को सपोज कर लो आपके पास यही मॉलिक्यूल है, इसको वेज एंड डैश में करना है तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से। वेज डैश का मतलब ये देखो, ये 2D है, दिस इज नोन एज फिशर प्रोजेक्शन। अगर आप वेज डैश में जाओगे तो आपको पता है वेज डैश क्या, 3D डायग्राम होता है। तो 3D डायग्राम में हम क्या करेंगे, वहाँ पे देखो कार्बन है जो हमने लिया। अब इस कार्बन से अगर यहाँ पर इस तरीके का ऐसे जाए और देखो एक ऐसे, देख रहे हो ना, ध्यान से देखना, एक ए प्लेन है और एक ए प्लेन है, दिस इज द प्लेन। तो अगर देखा जाए जो OH है, ध्यान से समझना, OH, और जो H है यहाँ आ जाए और OH कहाँ जाए, यहाँ आ जाए, और यहाँ क्या आ जाए CHO आ जाए, और यहाँ क्या आ जाए CH2OH आ जाए। ध्यान से समझना, देख रहे हो ना, मैंने उसी मॉलिक्यूल को यहाँ 3D डायग्राम में यानी 3D डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो डार्क वाला पार्ट देखते हो ना, इसे हम क्या बोलते हैं, वेज। और जो डैश वाला पार्ट देख, मतलब ये डट है, इसे हम क्या बोलते हैं, डैश। एक्चुअली डैश का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम जो अपने से दूर जा रहा हो, जैसे पेन है ना, पेन मेरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, डैश। अगर ये पेन जो है ना मेरे पास आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, वेज। तो वेज का मतलब होता है नियर टू ऑब्जर्वर, डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये तो प्लेन है, प्लेन मतलब जैसे मान लो प्लेन, एक यहाँ एक यहाँ या इधर, तो दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन। समझो ऐसे ऐसे, चार तो पेन नहीं है मेरे पास लेकिन दिखा देता हूँ। जैसे ये इधर है टिक, ये हमारा क्या है, डैश। अगर ये इधर है, ये क्या है हमारा, ओवेज। लेकिन ये ऐसे पे है या ये ऐसे पे है तो प्लेन, याद रखना है। तो अच्छे से नोट कर लो। तो इन मॉलिक्यूल को हम इसमें भी दिखा सकते हैं, लेकिन उस ऐसे दिखाकर आप डेक्स्ट्रोलीवो कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। जैसे R और S कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास अभी पढ़ने को, जहाँ पे हम CIP रूल देखते हैं तो उसमें। लेकिन अभी फिलहाल आपको डेक्स्ट्रोलीवो के लिए इतना ही जानना है कि अगर यहाँ पे इनकी, याद रखना डेक्स्ट्रोलीवो में होता क्या है, लो एटॉमिक मास टू हाई एटॉमिक मास की ओर अगर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर रहा है और ऐसे रोटेशन क्लॉकवाइज में जा रहा है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो लीवो। अब ऐसे मॉलिक्यूल हम कैसे डिसाइड करेंगे कि डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, चलो ये भी देख लेते हैं। जैसे देखो
इसमें जो है लो टू हाई की बात है। सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास अगर देखा जाए तो इस हाइड्रोजन का है, और इन दोनों में अगर देखा जाए पहले फर्स्ट एटम की बात करेंगे फिर सेकंड एटम, क्योंकि अगर फर्स्ट एटम सेम हुआ तो हम उसके बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे, हमें फिर सेकंड एटम लेना पड़ेगा। अगर सेकंड एटम भी सेम हुआ तब हमें थर्ड एटम को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये 1 है और ये दोनों कार्बन सेम है, इसलिए क्या है, तो इनमें से हम 2 तो डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब एक कार्बन कार्बन सेम है, लेकिन ऑक्सीजन इन सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास रखता है, तो ऑक्सीजन को आप 4 नंबर दे दो। अब इन दोनों में डिसाइड करना है, क्योंकि पहला जो कार्बन है वो सेम है, दूसरा इसमें क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, इसमें हाइड्रोजन है। देख रहे हो ना, क्या है, हाइड्रोजन है इसे। क्योंकि 3D में अगर हम देखेंगे, अच्छे से देखना, किस में देखेंगे, 3D में, तो एक काम और हम कर सकते हैं। अगर कार्बन यहाँ पे हमारे पास देखोगे तो किस नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी, 3 यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, देख सकते हो ना। तो आप नंबर क्या दोगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप लेते हैं जिससे आपको फिजिबिलिटी के साथ समझ में आए। चलो CH3 ले लेता हूँ, CH3, हाँ बहुत अच्छे से समझिएगा, वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं को नहीं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। देखो इसमें कार्बन, इसमें भी कार्बन, दोनों में कार्बन है। यहाँ हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको करे तो मैंने रख दिया। यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ पे भी देखो क्या कार्बन है। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, तो इसकी जो प्रायोरिटी है कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या देंगे, 2। अब आप देखोगे रोटेशन जनरली ऐसे जा रहा है, ऐसे 1 2 3 की ओर, देख रहे हैं 1 2, फिर क्या गया 4, क्योंकि 3D में देखोगे तो ऐसे 1 2, अगर 2 हमें मिल गए तो ऐसे बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक। तो ऐसे केस में क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जा रहा है तो डेक्स्ट्रो, और इसका मतलब पॉजिटिव। अगर 2 मिल रहा है तो आप खुश हो जाओ, सीक्वेंस में अगर 2 मिल रहा है तो खुश हो जाओ कि और डेक्स्ट्रो शो कर रहा है। क्योंकि आप जब 3D में देखते हो तो एक मॉलिक्यूल कहाँ होता है, पीछे, अभी हमने देखा था वहाँ कहाँ होता है, पीछे। तो चौथा वाला जो मॉलिक्यूल होगा हमेशा आप उसको देखो, पीछे दिखाओ, पीछे, समझना ऐसे केस में। लेकिन यहीं जब R और S कन्फिगरेशन देखोगे तो चौथे मॉलिक्यूल को, यानी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ऑब्वियसली हैवीएस्ट होगा, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो 4th पे जाएगा। तो ऐसे लोवेस्ट प्रायोरिटी को हम दिखाते हैं पीछे। यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, आप देख सकते हो, OH को हमने 4 नंबर दिया है, OH को हमने क्या दिया, 4 नंबर, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी इसमें हमेशा 4 नंबर पे होगा, ठीक है, हमेशा। लोवेस्ट प्रायोरिटी से पहले देखो लो टू हाई जाना है, लो मास टू हाई मास, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसी का आप इमेज लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ पे OH, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2H, और इसमें आप रोटेशन देखोगे तो उल्टा आ जाएगा, क्योंकि सॉरी यार क्या बना दी, देखो C, यहाँ पे OH, यहाँ CH3, और यहाँ आ जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, देखो ना। तो ऐसे केस में ऐसे आएगा, टिक 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 ऐसे, तो इधर जा रहा है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और L होगा और माइनस है, L होगा और माइनस होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल अगर आपको दिखाई देता है तो यू कैन डिसाइड दैट वुड बी द डेक्स्ट्रो एंड LIGO। इसके ऊपर और भी हम एग्जाम्पल करेंगे, और R साथ में R और S कन्फिगरेशन, रेक्टस एंड सिनिस्टर कन्फिगरेशन भी शो करेंगे, देखेंगे, और इसके बाद हमारा ऑप्टिकल हो जाएगा ऊपर। तो बहुत अच्छे से इन सब के बारे में आप करके रखो। हम मिलते हैं और भी एग्जाम्पल के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय।